वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल एफएमएम गुरु में। आज हम अपना पुराना जो टॉपिक हमारा चल रहा था बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसका पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। बेटा फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट के बारे में। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होता क्या है, हमने ये सीखा था। इसके अलावा हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, हमने ये सीखा था। उसके बाद पार्ट 2 में हमने सीखा था कि इन्वेस्टमेंट करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और इसके अलावा साथ में हमने सीखा था कि इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज क्या होता है। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम सीखेंगे आज निवेश के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्प कौन कौन से हैं। मतलब कि हम जो निवेश के बारे में पढ़ते आ रहे हैं अभी, वो हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास उसके अवेलेबल हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, अगर हम उसकी बात करें तो इन्वेस्टमेंट को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फिजिकल और एक होता है फाइनेंशियल। ठीक है, फिजिकल एंड फाइनेंशियल। फिजिकल का मतलब बेटा भौतिक, भौतिक मतलब ऐसी चीजें, भौतिक मतलब ऐसी चीजें जिसको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट। या रियल एस्टेट क्या होता है? रियल एस्टेट होता है आपकी प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, लैंड। इसके अलावा सोना या आभूषण, गोल्ड और ज्वेलरी, माल इत्यादि। माल मतलब कोई भी गुड्स, किसी भी सामान में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। दूसरी बात है हमारी फाइनेंशियल। फाइनेंशियल के अंदर क्या होता है? फाइनेंशियल का मतलब है वित्तीय संपत्ति। वित्तीय संपत्ति मतलब ऐसी चीजें जो कि हम छू या देख नहीं सकते, ऐसी जगह पे हमने उसको निवेश किया अपने पैसे को। जैसे बैंक में हम करते हैं सावधि जमा, मतलब फिक्स डिपॉजिट इन बैंक। क्या करते हैं हम? बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं। डाकघर में अल्प सेवा योजना, सेवा उपकरण, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं हम अपने पोस्ट ऑफिस के अंदर। इसके अलावा हम इंश्योरेंस कराते हैं, बीमा, भविष्य फंड, प्रोविडेंट फंड मतलब पीएफ बोलते हैं इसको, और पेंशन इत्यादि। या सिक्योरिटीज बाजार में से संबंधित उपकरण जैसे शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर इत्यादि। ये हमारे क्या है? ऑप्शंस अवेलेबल हैं अलग अलग। किस चीज के? इन्वेस्टमेंट के। तो फाइनेंशियल के अंदर क्या क्या हो गया? फाइनेंशियल में हो गया बैंक एफडी। क्या हो गया? बैंक एफडी, बैंक एफडी। और क्या हो गया? शेयर्स। और क्या हो गया? पीएफ, इंश्योरेंस। इन सब के बारे में आपने कहीं ना कहीं अपने घर पे सुना होगा, या फिर अपने दोस्तों से या कहीं पे भी बड़ों से सुना होगा कि ये सब आपके पास ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टमेंट के। क्या होते हैं ये सब? बैंक के बारे में, एफडी के बारे में, शेयर, पीएफ, इंश्योरेंस हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा जो हमारा है वो है भौतिक संपत्ति, यानी कि फिजिकल असेट्स। फिजिकल असेट्स में क्या क्या आएगा? फिजिकल असेट में सबसे पहले आएगा रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी, गोल्ड, डायमंड, और इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, वो किस में आ जाएगी? आपकी फिजिकल में आ जाएगी। ओके, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद है इसके अंदर निवेश के लिए उपलब्ध विभिन्न कम समय वाले वित्तीय विकल्प क्या हैं, यानी कि कम समय वाले। अब हमने देखो ये जो दो डिफरेंशिएशन करे यहाँ पर, कौन कौन से डिफरेंशिएशन करे? एक फिजिकल और एक फाइनेंशियल। ये तो हमने किए उसको देखने और टच करने के बेसिस पे कि हम किसको देख सकते हैं और किसको नहीं देख सकते। अब जो ये दो हैं, इसके अंदर भी क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा डिफरेंशिएशन? जो इन्वेस्टमेंट है हमारी, दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है? इन्वेस्टमेंट जो है हमारी, उसको हम दो हिस्सों में दोबारा बांट सकते हैं। एक हो जाएगा शॉर्ट टर्म और एक हो जाएगा लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, दो तरीके की इन्वेस्टमेंट और हमारी हो सकती हैं। तो अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म यानी कि कम समय वाले वित्तीय विकल्प, शॉर्ट टर्म वाले कौन से? फाइनेंशियल। तो शॉर्ट टर्म वाले फाइनेंशियल में क्या क्या आएगा? शॉर्ट टर्म वाले फाइनेंशियल में आएगा, व्यापक रूप से कहें तो बचत बैंक खाता, जो सेविंग बैंक अकाउंट आपका होता है, संपत्ति बाजार यानी कि सिक्योरिटीज मार्केट, लिक्विड फंड और बैंक में सावधि जमा को
अल्पावधि वित्तीय निवेश के रूप में माना जा सकता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो जो ये वाला है हमारा, कौन से वाला, ये वाला, इसके अंदर शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट में क्या क्या आएगा, शॉर्ट में आएगा बैंक में डिपॉजिट, इसके अलावा क्या आएगा, लिक्विड फंड, लिक्विड फंड बेटा म्यूचुअल फंड का पार्ट होता है। इसके अलावा आएगा सावधि जमा यानी कि फिक्स डिपॉजिट, एफडीज, और अल्प वित्तीय योजना जो भी होंगी इसके अलावा वो सब इसके अंदर आ जाएंगी। आगे क्या कह रहा है ये, आगे हमें कह रहा है बचत बैंक खाता लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली अक्सर प्रथम बैंकिंग प्रोडक्ट है। जो हमारा बैंकिंग अकाउंट है, जो हमारा सेविंग अकाउंट है, वो क्या है, वो सबसे ज्यादा यूज करने वाला बैंकिंग प्रोडक्ट है, लोग उसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इसमें क्या कह रहा है, जो कम ब्याज देता है वो क्या करता है, ब्याज हमें कम प्रोवाइड करता है, उसमें हमें कम ब्याज मिलता है, जो कि 4%, 3% और 5%, इनमें से मतलब 3 से लेकर 5% के बीच में, 6% के बीच में होता है। 6% भी देते हैं कुछ बैंक, प्राइवेट बैंकों में आपने सुना होगा, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है और कोटक महिंद्रा बैंक है, ये सब क्या करते हैं, आपको 6% ब्याज देने का वादा करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस होती है, वो ऐसे ब्याज 6% नहीं देते हैं। ठीक है, जो इसे सावधि जमा से थोड़ा अच्छा बनाता है। जो ये है सावधि जमा, क्या होती है सावधि जमा, मतलब फिक्स डिपॉजिट, एक तरीके से उससे थोड़ा अच्छा बनाता है। कैसे अच्छा बनाता है, संपत्ति बाजार, देखो अच्छा कैसे बनाता है, मतलब ये है इसके अंदर कि देखो इसमें ब्याज तो मिल रहा है, चाहे कम मिल रहा हो, लेकिन आप कभी भी पैसा डाल सकते हो और कभी भी निकलवा सकते हो। लेकिन जो ये सावधि जमा है, इसमें क्या होता है, इसमें आपने एक बार डाल दिया, डालने के बाद आप उसको निकलवाने के लिए एक कुछ सीमित समय तक बैंक में जमा करके रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, संपत्ति बाजार या लिक्विड फंड म्यूचुअल फंड का एक विशिष्ट रूप है। संपत्ति बाजार या लिक्विड फंड म्यूचुअल फंड का एक विशिष्ट रूप है। म्यूचुअल फंड क्या होता है बेटा, इसके लिए आपको मेरी एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उस पर देख के म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, जिसे विशेषतः अल्पावधि सावधिक या आय उपकरण में निवेश किया जाता है। जो लिक्विड म्यूचुअल फंड होते हैं, जो शॉर्ट टर्म वाले म्यूचुअल फंड होते हैं, उसके अंदर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाती है, अल्पावधि वाले मतलब कम समय वाले के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। देखो ओवरऑल म्यूचुअल फंड का अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है एक कंपनी होती है, वो आपसे और आप जैसे अनेक लोगों से पैसा इकट्ठा करती है। उस पैसा इकट्ठा करने के बाद उस पैसे को वो अलग अलग जगहों पर निवेश करते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड बोलते हैं। इसकी डिटेल के लिए आप वो वीडियो फॉलो कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो अब अगर जो पैसा इकट्ठा किया गया है वो अगर छोटी अवधि वाले, अल्प अवधि वाली जगह पर निवेश किया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड फंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिक्विड फंड बोलेंगे। और इस प्रकार आसान लिक्विडिटी प्रदान करता है। और वो लिक्विड फंड है तो मतलब कि जल्दी पूरा हो जाएगा, और आसान लिक्विडिटी मतलब जल्दी उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकेंगे। अधिकांश म्यूचुअल फंड के विपरीत संपत्ति बाजार फंड प्राथमिक रूप से आपकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसके बाद इसका लक्ष्य प्रतिफल को बढ़ाना है। मतलब जो भी म्यूचुअल फंड है वो क्या है, आपकी संपत्ति को सिक्योर करके रखते हैं, सुरक्षा देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इन्वेस्ट कर जीरो हो जाएगा, नहीं, पहले आपकी संपत्ति जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसको सिक्योरिटी देंगे कि आपने जितना इन्वेस्ट किया कम से कम उतना तो रहे, और उसके बाद उसका प्रतिफल जो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, जो उस पर फायदा होने वाला है, उसको बढ़ाना। पहला ऑप्शन क्या होता है उनका, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है कम से कम उतना तो आपका बना रहे, और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी क्या होती है, जो बना हुआ है उसको बढ़ाना। ठीक है, संपत्ति बाजार बचत खाता की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर लेकिन बैंक सावधि जमा से कम प्रतिफल देता है। जो संपत्ति बाजार है फंड बचत खाता की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर है, यानी कि संपत्ति बाजार फंड जो है हमारा वो बचत खाता की तुलना में, जो सेविंग अकाउंट है उसकी तुलना में बेहतर है, लेकिन सावधि जमा से कम प्रतिफल देता है। लेकिन जो हमारी फिक्स डिपॉजिट है उससे कम इंटरेस्ट हमें मिलता है, उससे कम फायदा उसमें मिलता है। यानी कि अगर हम इसमें लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, एक तरफ हम लिख सकते हैं सेविंग बैंक, एक तरफ लिख सकते हैं हम म्यूचुअल फंड, और एक तरफ लिख सकते हैं हम फिक्स डिपॉजिट। यानी कि म्यूचुअल फंड इज ज्यादा अच्छा है, ग्रेटर देन सेविंग बैंक, और एफडी इज ग्रेटर देन म्यूचुअल फंड। ये हम एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। ठीक है, ये किसके लिए बात हो रही है, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में बात हो रही है। किसमें, शॉर्ट टर्म में।
ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद क्या है, बैंक में सावधि जमा को सावधिक जमा के नाम से भी जाना जाता है। जो सावधि है उसको सावधिक जमा के नाम से भी जाना जाता है। और बैंक में सावधिक निवेश की न्यूनतम अवधि 30 दिन की होती है, यानी कि कम से कम आपको जो निवेश करना है बैंक में सावधिक में, यानी फिक्स डिपॉजिट में जो निवेश करना है वो कम से कम 30 दिन के लिए करना पड़ता है। बैंक में सावधिक जमा कम जोखिम उठाने वाले निवेशकों के लिए है, जो कम रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए है क्या, बैंक में सावधिक जमा। और इसे 6 से 12 महीने निवेश अवधि का माना जाता है, क्योंकि 6 महीने से कम की अवधि का निवेश सामान्यतः संपत्ति बाजार फंड के प्रतिफल से कम माना जाता है। अगर आप 6 महीने से कम का करोगे तो म्यूचुअल फंड में जो हम प्रॉफिट हो रहा था वो उससे कम मिलेगा, तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं निवेश करने का। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 6 से लेकर 12 महीने के बीच की जो टाइम ड्यूरेशन होगी, जो टाइम पीरियड होगा, हम उसके लिए उसको इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट में। तो उससे क्या होगा, उससे जो हमें म्यूचुअल फंड में बेनिफिट हो रहा होगा, जो यहाँ पे बेनिफिट हो रहा होगा, इससे ज्यादा होगा यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद है निवेश के लिए उपलब्ध विभिन्न अधिक समय के लिए वित्तीय विकल्प क्या है। अभी हमने कम समय वाली पढ़ी, ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कौन से, अधिक समय वाले, यानी कि लॉन्ग टर्म वाले। ये शॉर्ट टर्म वाले पढ़ लिए हमने, अब हम पढ़ेंगे कौन से, लॉन्ग टर्म वाले। लॉन्ग टर्म वाले के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट आता है, क्या क्या ऑप्शंस आते हैं हमारे पास। डाकघर बचत योजना, जन भविष्य फंड यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कंपनी सावधि जमा, बॉन्ड और डिवेंचर, म्यूचुअल फंड इत्यादि। ये सारे ऑप्शंस हमारे किसमें, लॉन्ग टर्म के अंदर वित्तीय विकल्प है, यानी कि फाइनेंशियल वाले के अंदर ही है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो फाइनेंशियल वाले में अगर हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो क्या क्या आएगा, यहीं देख लेते हैं, लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो फर्स्ट आएगा डाकघर बचत, यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग। क्या आएगा, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस सेविंग। इसके अंदर क्या क्या आता है, डाकघर मासिक आय योजना एक अल्प जोखिम बचत उपकरण है। डाकघर मासिक आय योजना एक अल्प जोखिम यानी कि कम, उसके अंदर क्या है, रिस्क है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या बन जाता है बेटा, फर्स्ट पॉइंट बन जाता है इसके अंदर रिस्क जो है, रिस्क जो है वो क्या है, लो है। दूसरा पॉइंट क्या है, जिससे किसी भी डाकघर के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हम कहीं पे भी इसमें ओपन करा सकते हैं, किसी भी डाकघर में जो हमारे घर के आसपास हो। यह 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज उपलब्ध कराती है। इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 8% का हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, जिसका भुगतान मासिक किया जाता है। और इसका भुगतान कैसे होगा, पेड मंथली, यानी कि हर महीने हमें ब्याज मिल जाएगा। निवेश की जाने वाली न्यूनतम राशि 1000 रुपए है। जो मिनिमम अमाउंट है, कितना रुपए हम निवेश कर सकते हैं, 1000। ठीक है, अधिकतम राशि 3 लाख रुपया या 6 लाख रुपया संयुक्त रूप से वार्षिक है। इकट्ठा 3 लाख या फिर पूरे साल में 6 लाख, यानी कि वन टाइम में मैं 3 लाख और पूरे साल में एनुअली में 6 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर सकता। इतना क्लियर हुआ। अधिकतम राशि 3 लाख और अकेला 6 लाख रुपए संयुक्त रूप से वार्षिक में जमा कर सकता हूं। न्यूनतम राशि हमारी 3 लाख, 8% का ब्याज दर मिलेगा, अल्प जोखिम बचत उपकरण है और हम इसको किसी भी डाकघर में खोल सकते हैं। इतना हुआ क्लियर। इसकी मैच्योरिटी अवधि 6 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती है, 6 वर्ष की, यानी कि ये 6 ईयर्स का है। ये 6 साल तक आपको जमा करने पड़ेंगे पैसे, उसके बाद ही आपको मिलेंगे। मैच्योरिटी के समय में 10% बोनस का भुगतान किया जाता है। कितना प्रतिशत, 10% क्या मिलेगा, बोनस। इसके अलावा क्या है, 10% का बोनस का भुगतान किया जाता है। 1 वर्ष से अधिक की जमा की स्थिति में मैच्योरिटी पूर्व निकासी भी स्वीकृत है। अगर आपने 1 साल तक पैसा जमा करा लिया, उसके बाद आपको लगता है कि मुझे वो जमा नहीं कराना, मुझे पैसे की जरूरत है, तो आप उसको निकलवा भी सकते हो। मैच्योरिटी पूर्व निकासी की स्थिति में मूलधन से 5% राशि की कटौती की जाती है, लेकिन जितना आपने जमा कराया होगा उसमें से 5% काट के आपको मिलेगा। 10% बोनस का भुगतान भी नहीं किया जाता और बोनस भी नहीं मिलेगा। तो ये तो बेटा तब कराना है जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत आ जाए पैसे की, आपके पास कोई ऑप्शन ही ना हो, तभी आप उसमें से पैसा वापस निकलवाएं। क्योंकि उस केस में क्या है, ना तो आपको बोनस मिलेगा और ना ही आपको
कोई और बेनिफिट्स मिलेंगे, बल्कि जो आपने जमा कराया है उसमें से भी 5% काट लिया जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अगला पॉइंट आता है हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, सार्वजनिक भविष्य फंड। यह एक अधिक समय के लिए बचत उपकरण है। ये क्या है? अधिक समय के लिए बचत उपकरण है, यानी कि लॉन्ग टर्म प्लान है हमारा, जिसकी मैच्योरिटी अवधि 15 वर्षों की है, जो कि 15 वर्षों के लिए होता है। ये कितने साल के लिए था? ये था 6 साल के लिए, और यहाँ पे जो है वो कितने के लिए है? वो है 15 साल के लिए। ठीक है। तथा ब्याज दर 8% की दर से वार्षिक रूप से भुगतान किया जाता है। ब्याज दर कितनी है? 8% है। यहाँ पे ब्याज दर तो यहाँ भी 8% थी। ठीक है। एक सार्वजनिक भविष्य फंड खाता धन जमा करने के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से वर्ष में किसी भी समय खोला जा सकता है। यानी कि अगर आपको एक खाता खुलवाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? एक नेशनलाइज्ड बैंक में जाना पड़ेगा, और वहां पे पूरे साल में आप कभी भी जाके अकाउंट खुलवा सकते हो। निवेश की गई राशि पर कर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर हमें लोन भी मिल सकता है। यहाँ पे एक बेनिफिट ये भी है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं। इसको लिखेंगे पीपीएफ। इसमें क्या मिलता है हमें? 15 ईयर्स का टाइम है। इंटरेस्ट मिलेगा जो है वो 8% की दर से मिलेगा, और लोन फैसिलिटी है, लोन फैसिलिटी मिलती है, तथा प्राप्त ब्याज कर मुक्त होता है, और जो इंटरेस्ट मिलेगा इजिकल्स टू टैक्स फ्री होगा। यानी कि जो ब्याज हम कमाएंगे उस पर कोई भी कर नहीं लगेगा। ठीक है। खाता खोलने की तिथि के 7वें वित्तीय वर्ष में प्रतिवर्ष निकासी स्वीकार्य है। यानी कि खाता खोलने की तिथि के बाद 7वें वित्तीय वर्ष से प्रतिवर्ष निकासी स्वीकार्य है। यानी कि जिस दिन आपने खाता खुलवाया उसके 7 साल के बाद से आप हर साल पैसा निकलवा सकते हो, तथा निकासी की राशि निकाले गए वर्ष से तत्काल प्रारंभ कर चौथे वर्ष से या पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में, जिसमें कर्ज की राशि कम हो, जमा शेष का 50% तक सीमित किया गया है। यानी कि जो आप पैसा निकालना चाहते हो, वो जो आपने पैसा जमा कराया है वो, या फिर जो टोटल आपने कर्जा लिया हुआ है अगर कोई, वो उन दोनों को कंपेयर करके उससे 50% तक ही आप वापस निकलवा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए जमा कराए, उसमें से मैंने 20,000 रुपए का कर्जा लिया हुआ है, तो मेरे जो बच गए, कितने बच गए? 1 लाख में से 20,000 रुपए घटा दे तो कितना बचेगा? 80,000। अब 80,000 का मैं सिर्फ 50% तक ही निकाल सकता हूँ, यानी कि मैं सिर्फ 40,000 रुपया ही निकाल सकता हूँ। कब निकाल सकता हूँ? वो भी मैं 7वें वर्ष के बाद। ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद है कंपनी सावधि जमा। सावधि जमा मतलब फिक्स डिपॉजिट। जो हमने पहले पढ़ा था वो क्या था? बैंक के अंदर सावधि जमा थी, यानी कि बैंक फिक्स डिपॉजिट था। अब क्या है हमारा? अब है कंपनी सावधि जमा। यानी कि हम क्या है? हम किसी कंपनी में अपना पैसा जमा करा रहे हैं। यह कंपनी द्वारा नियत ब्याज दर पर अल्पावधि 6 माह से मध्यम अवधि 3 से 5 साल तक की दी जाने वाली राशि है, जिसका भुगतान यह कंपनी द्वारा ब्याज दर पर अल्पावधि यानी कि कम समय, छोटा 6 महीने से मध्य अवधि यानी कि 3 से 5 साल तक दी जाने वाली राशि है, जिसका भुगतान मासिक, 3 महीने में, अल्पवार्षिक या वार्षिक किया जाता है। अब क्या बोल रहा है? ये एक ऐसी जमा राशि है जो कि 6 महीने से लेकर 5 साल तक के पीरियड के लिए अवेलेबल है, जिसका भुगतान कैसे होगा? या तो हर महीने होगा, या हर तीसरे महीने होगा, या साल में 2 बार होगा, या फिर साल में 1 बार होगा। यह संचयी सावधि जमा भी हो सकता है, जिसमें कर्ज अवधि के अंत में कुल मूलधन ब्याज के साथ भुगतान की जाती है। यह संचयी सावधि मतलब ऐसा सावधि जमा जिसका जो ब्याज है वो कब दिया जाएगा? जब आप उसका अवधि पूरी हो जाएगी। यानी कि आपने अगर 5 साल के लिए लोन मतलब जमा कराए हैं पैसे कंपनी में, तो 5 साल के बाद ही आपको जो पैसा जमा कराया उसके साथ उसका जो ब्याज है वो दोनों चीजें मिलेंगी। या फिर आप क्या कर सकते हो? हर महीने भी ले सकते हो, हर तीसरे महीने ले सकते हो, साल में 2 बार भी ले सकते हो, और साल में 1 बार भी ले सकते हो। कंपनी सावधि जमा में ब्याज की दर 6 से 9% तक परिवर्तित होती रहती है। कंपनी में जो ब्याज दर है वो कहां से? 6 से लेकर 9% के आसपास रहती है, उनके बीच में रहती है। कभी 6, कभी 9, कभी 7, कभी 8, कुछ भी हो सकती है।
ब्याज की प्राप्ति कर को काटकर की जाती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेटा जो ब्याज है हमारा, ब्याज की प्राप्ति, जो ब्याज हमें मिलेगा वो कैसे मिलेगा, कर काटने के बाद, उस पर टैक्स काटने के बाद हमें कंपनी पैसा देगी। ठीक है, तो कंपनी वाले के अंदर क्या हुआ, कंपनी वाले के अंदर हम 6 महीने से लेकर 5 साल तक के लिए पैसा जमा करवा सकते हैं। उसमें हमें क्या होता है, हमें ऑप्शन मिलता है कि हमें ब्याज कब चाहिए, हर महीने चाहिए, हर तीसरे महीने चाहिए, साल में 2 बार चाहिए, साल में 1 बार चाहिए, या फिर पूरा अपना पीरियड होने के बाद, पूरा जमा अवधि खत्म होने के बाद हमें अपने जो मूलधन है उसके साथ ही ब्याज चाहिए। हमारे ऑप्शंस हैं। जब कंपनी हमें ब्याज देगी वो 6 से 9% के बीच में जो दर है उसके हिसाब से देगी, जो भी कंपनी ने निर्धारित की होगी। और इसके साथ जब हमें ब्याज मिलेगा तो वो कर को काट कर, यानी कि टैक्स उसमें से काट कर हमें ब्याज दिया जाएगा। इसके बाद है बॉन्ड। बॉन्ड के अंदर क्या है, बॉन्ड संपत्ति बढ़ाने के उद्देश्य के लिए यह एक नियत आमदनी कर्ज उपकरण है जिसे 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए निर्गम किया जाता है। केंद्रीय राज्य सरकार निर्गम या समान संख्या बॉन्ड बेचता है। अब जो ये बॉन्ड है ये क्या है, ये गवर्नमेंट इशू करती है, कोई भी राज्य सरकार या फिर कोई भी केंद्र सरकार हमारी जो है वो इसको जारी करती है। कब जारी करती है, जब सरकार को कर्ज चाहिए होता है तब ये सरकार उसे जारी करती है, और इसकी अवधि 1 साल से अधिक होती है। बॉन्ड सामान्यतः, बॉन्ड जो है हमारा वो सामान्यतः मूलधन को नियत ब्याज दर के साथ निर्देशित तिथि, जैसे मैच्योरिटी तिथि कहते हैं, पर फिर से भुगतान के लिए एक वचन पत्र होता है। यानी कि बॉन्ड एक ऐसा वचन पत्र है, यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा पेपर है जिसपे लिखा होता है कि जब उसकी मैच्योरिटी तिथि आएगी, यानी कि जिस दिन वो पूरा हो जाएगा, जितने साल के लिए आपसे सरकार ने पैसा लिया है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको सरकार क्या करेगी, पैसे वापस करेगी ब्याज के साथ। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। इसके बाद जो है उसके अंदर है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड यह वह फंड है जो किसी निवेश कंपनी द्वारा चलाया जाता है। निवेश कंपनी द्वारा चलाया जाता है जो जनता से पैसे इकट्ठा कर कथित उद्देश्य के अनुसार उसे संपत्ति समूह, शेयर, डिवेंचर इत्यादि में निवेश करती है। ये मैंने आपको बताया, एक कंपनी होती है, मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टर्स हैं, ABCD, ये इन्वेस्टर्स हैं, ये अपना पैसा इसको कंपनी को देंगे, कंपनी ये पैसा अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करेगी, शेयर्स में, बॉन्ड में, डिवेंचर्स में, और यहां से क्या कमाएगी, प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट, और इसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रख के और बाकी का वापस इनको दे देगी। कुछ हिस्सा अपने पास जो रखी उसको हम क्या बोलते हैं, फीस बोलते हैं, चार्जेस बोलते हैं, जो वो कंपनी अपनी सर्विसेज देने के लिए हमें जो अपनी सर्विसेज दे रही है उसके बदले में हमसे ले रही है। ठीक है, यह उसका प्रतिस्थापन है जो इसे इक्विटी या ऋण में संसाधन, समय या जानकारी के अभाव में निवेश करने में सक्षम नहीं होते। ये उन लोगों के लिए है जिसको जानकारी नहीं है कि वो शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट करें, बॉन्ड में कैसे निवेश करें, डिवेंचर्स में कैसे निवेश करें। अब आप लोग हो, जैसे आपके घर में जो बड़े हैं उनको हो सकता है कि जानकारी हो, लेकिन अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं होती कि हम शेयर बाजार में कैसे निवेश करें। लेकिन सबको ये पता है कि शेयर बाजार में मुनाफा अधिक होता है, लेकिन मुनाफा ज्यादा है, वहां पर रिस्क भी ज्यादा है। तो जो लोग रिस्क नहीं उठाना चाहते, जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको समझदारी नहीं है, जानकारी नहीं है या समय नहीं है जिनके पास उसको जांचने का, परखने का, तो उनके लिए ये म्यूचुअल फंड एक अच्छा संसाधन है शेयर बाजार में निवेश करने के लिए। लाभ में व्यावसायिक धन प्रबंधन, कम मात्रा में खरीद और विविधता शामिल होते हैं। म्यूचुअल फंड इकाई फंड प्रबंधन कंपनी द्वारा निर्गमन तथा मुक्त की जाती है, जो फंड के कुल संपत्ति मूल्य पर आधारित होती है। अभी क्या होता है, म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा लगाओगे उसके बदले आपको क्या दिया जाता है, इकाइयां दी जाती है, यूनिट्स दी जाती है, जो कि म्यूचुअल फंड कंपनी जो उसकी कुल संपत्ति है उसके आधार पर बनाती है, विभाजित करती है उन इकाइयों को, तथा जो प्रत्येक व्यापार सत्र के अंत में निर्धारित की जाती है। और प्रत्येक व्यापार सत्र यानी कि पूरे साल के अंत में निर्धारित की जाती है कुछ। एनएवी का आंकलन फंड के सभी शेयरों में खर्च को घटाकर तथा निर्गमन किए गए इकाइयों से विभाजित कर किया जाता है। जो एनएवी है, एनएवी की फुल फॉर्म होती है कुल संपत्ति मूल्य, नेट असेट वैल्यू। कुल संपत्ति की मूल्य कैसे निकाला जाएगा, जो भी शेयर में निवेश किया गया है उसमें से जो हम
खर्चे हमारे हैं उनको घटाकर जो निर्गम की गई जो इकाइयां जो यूनिट्स हमने दी गई है उनसे विभाजित करके निकाला जाता है। म्यूचुअल फंड सामान्यतः दीर्घ अवधि की निवेश प्रणाली है। इसके बावजूद भी संपत्ति बाजार जैसे म्यूचुअल फंड श्रेणी अल्पावधि उपकरण भी है। म्यूचुअल फंड मोस्टली क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लेकिन हमने इसको शॉर्ट टर्म में भी पढ़ा था, है ना, कम अवधि वाले में पढ़ा था ना म्यूचुअल फंड का, वो लिक्विड फंड होते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और म्यूचुअल फंड का टॉपिक अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद है स्टॉक एक्सचेंज से क्या तात्पर्य है। अब हमने जो ऑप्शंस अवेलेबल थे हमारे इन्वेस्टमेंट के वो तो सारे पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज से क्या तात्पर्य है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है सिक्योरिटीज अनुबंधन विनिमय अधिनियम यानी कि एक ये कानून है के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज किसी व्यक्तिगत, चाहे वह उसमें समाविष्ट किया गया हो या नहीं, बिक्री, खरीदारी या सिक्योरिटी व्यापार को सहायता देने, नियंत्रण करने के गठित किया जाता है। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज कब गठित किया जाता है, जब वो क्या करने के लिए, बिक्री, खरीदारी या सिक्योरिटी व्यापार को सहायता देने, यानी कि जो सिक्योरिटीज का व्यापार है, जो शेयर का परचेज और सेल करने की जो व्यापार है, जो ट्रेडिंग है, उसको सहायता देने के लिए हम क्या करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का गठन करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज भी हो सकता है जिसके संचालन या न्यायाधिकरण का क्षेत्र निर्धारित किसी स्वीकृति की जाती है। इस रीजनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्षेत्रीय, किसी एक क्षेत्र का स्टॉक एक्सचेंज हो, या फिर नेशनल एक्सचेंज भी हो सकता है। प्रारंभिक समय से ही पूरे देश में व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। जो नेशनल एक्सचेंज है उसमें पूरे देश में हम व्यापार कर सकते हैं। एनएससी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रूप में समाविष्ट किया गया। जो हमारा एनएससी है और हमारा जो बीएससी है, जो एनएससी है और जो बीएससी है वो क्या है हमारे, वो है हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा अगर हम रीजनल की बात करें तो हमारे पास एक डीएससी भी था। क्या था, डीएसई। अगर आप अभी जाएंगे कहां पर, नई दिल्ली में, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आप लोगों ने देखा होगा, उससे अगर आप दिल्ली गेट की तरफ जाएंगे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिल्ली गेट की तरफ जाएंगे तो आपको रास्ते में एक बिल्डिंग दिखाई देगी जिसके कोने पे लिखा होगा डीएसई, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। वहां पर पहले क्या होता था, दिल्ली के अंदर जितनी भी कंपनीज थी जो रजिस्टर्ड थी स्टॉक एक्सचेंज पे, उनके ऊपर शेयर की ट्रेडिंग उसी एक्सचेंज के थ्रू होती थी। लेकिन आज की तारीख में दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज बंद हो चुका है क्योंकि हमारे यहाँ पर दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज, एक एनएससी और एक बीएससी कार्य करते हैं। ठीक है, जिनकी पहुंच पूरे हिंदुस्तान में है। इसके बाद है इक्विटी या शेयर क्या है। इक्विटी या शेयर, अब देखो बेटा, हमने इतना जो पढ़ा अभी तक इन्वेस्ट करने के लिए, हमारे पास एक ऑप्शन और आता है। क्या आता है, इक्विटी और शेयर। शेयर का मतलब अगर हम जनरल भाषा में बात करें तो शेयर का मतलब होता है हिस्सा। ठीक है, शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्सा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें शेयर की, तो जो एक कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, मान लेते हैं रिलायंस कंपनी है, उसकी कैपिटल जो उसके अंदर पूंजी लगी हुई है वो कितनी होगी, अगर हम अंदाजा लेके चले तो 5,000 करोड़। कितना, 5,000 करोड़ अगर उसमें पूंजी लगी है तो क्या ये 5,000 करोड़ सारे क्या ये अंबानी के हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है अंबानी के सारे पैसे। अंबानी ने क्या किया, शुरुआत की थी तब मान लेते हैं उसके पास थे 500 रुपए। 500 रुपए से अंबानी ने शुरू की और एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई अपने घर पे। अपने घर पे एक फैक्ट्री लगाई और कुछ सामान बेचना शुरू किया। अब उसका जो सामान है वो बिक रहा है 3 लोगों के पास, ए खरीदता है, बी खरीदता है, सी खरीदता है। ठीक है, ये कौन है, दुकानदार है, ये शॉप वाले हैं। ये शॉप वाले इसका सामान खरीदते हैं और आगे लोगों को बेचते हैं। तो इसके सामान की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। तो इससे क्या हुआ, जो लोग हैं उनके पास वो सामान पहुंच रहा है तो उनको पसंद आ रहा है, तो पसंद आ रहा है तो डिमांड बढ़ती जा रही है। तो घर पे इसका काम नहीं चल रहा है, इसने एक गोदाम खरीदा। ठीक है, उसके बाद थोड़े और पैसे थे, उसने वो पैसे मिलाए और क्या किया, एक गोदाम खरीद लिया। अब वहां पे वो फैक्ट्री में अपना काम चालू करता है, और डिमांड बढ़ती है तो और पैसा चाहिए, और बड़ा गोदाम खरीदना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको पैसों की जरूरत पड़ती जा रही है। तो अब ये क्या करेगा, कहां से पैसा लाएगा, तो ये क्या करेगा, अपनी जो कंपनी है उस कंपनी का टोटल जो पैसा चाहिए, टोटल मनी जो चाहिए उसको टुकड़ों में विभाजित कर लेगा। कैसे विभाजित कर लेगा, टुकड़ों में विभाजित कर लेगा। कि मान लेते हैं इसको टोटल चाहिए कितना, 5,000 करोड़ चाहिए,
तो 5,000 करोड़ को वो टुकड़ों में विभाजित कर लेता है कि 100 रुपए का एक टुकड़ा बन जाए। तो कितने टुकड़े बनेंगे, ठीक है, तो ऐसे ही उसके टुकड़े वो बना लेता है। तो कितने टुकड़े बनेंगे, तो 50 करोड़ टुकड़े बन जाएंगे। कितने, 50 करोड़ टुकड़े बन जाएंगे। तो ये जो 50 करोड़ टुकड़े बने हैं ये क्या कहलाएंगे हमारे, ये 50 करोड़ जो टुकड़े बने हैं ये कहलाएंगे हमारे शेयर्स। क्या कहलाएंगे, शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर। अब जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं जिसके पास भी ये टुकड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, इस कंपनी में उतने ही हिस्से के लिए मालिक हो जाएगा। 50,000 करोड़ टुकड़े हैं तो अलग अलग लोगों ने इन टुकड़ों को खरीदा होगा, और जिसके पास वो टुकड़ा होगा उसने उस टुकड़े के बदले अंबानी को क्या दिए होंगे, उतने ही पैसे दिए होंगे, ठीक है, और पैसे देते ही वो क्या हो जाएगा, उस कंपनी में उतने ही हिस्से के लिए मालिक हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम इसको पढ़ते हैं। किसी कंपनी की कुल इक्विटी संपत्ति को छोटे वर्ग के समान इकाई में विभाजित किया गया है। छोटे वर्ग के समान इकाई में विभाजित किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया 5,000 करोड़ की थी तो उसको हमने 100 रुपए के हिसाब से 50 करोड़ टुकड़ों में विभाजित कर लिया। प्रत्येक इकाई को शेयर कहा जाता है और फिर जो विभाजित होकर हमारे पास आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं शेयर। उदाहरण के लिए किसी कंपनी में 20 करोड़ रुपए की कुल इक्विटी संपत्ति को 10 रुपए के 20 लाख शेयर इकाइयों में विभाजित किया जाता है। 10 रुपए के ऐसे सभी इकाई शेयर कहलाती हैं। तो मैंने जैसा आपके यहाँ पे एग्जांपल में कहा, जो 100 रुपए की जो शेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, इकाई जो है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। इस प्रकार कंपनी को 10 रुपए के इतने इक्विटी शेयर के रूप में जाना जाता है। तो अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हमारी जो कंपनी रिलायंस जो है 100 रुपए की 50 करोड़ इक्विटी शेयर की कंपनी है। ऐसे शेयर धारकों को कंपनी का सदस्य माना जाता है और उसे मत देने का अधिकार होता है। ऐसे शेयर धारक जिनके पास ये शेयर्स होंगे वो क्या होंगे, कंपनी के सदस्य, यानी कि एक तरीके से कंपनी के मालिक, और कंपनी जो भी काम करेगी, जो भी निर्णय लेगी उसके अंदर उनको मत करने का यानी कि वोट करने का अधिकार होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। इसके बाद है ऋण, डेट। उपकरण क्या है, ऋण उपकरण, डेट उपकरण क्या होते हैं ये। ऋण मतलब डेट, डेट मतलब लोन। ऋण उपकरण किसी अनुबंध का प्रतिनिधित्व करता है जिसके माध्यम से एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी को ब्याज दर तथा अवधि उधार लेने वाले कर्जदाता को मूलधन राशि या फिर से भुगतान के संबंधित पूर्व निर्धारित शर्तों के आधार पर धन उधार देता है। देखो सिंपल सी भाषा में अगर हम ऋण उपकरण की बात करें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं लोन। क्या, लोन मतलब लोन में क्या होता है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि प्रतिशत में होता है, ठीक है, और क्या होता है, एक होता है टाइम, यानी कि हमने किसी से लोन लिया तो कितना प्रतिशत ब्याज पे लिया और कितने समय के लिया, ये दो चीजें हमारी महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। भारतीय सिक्योरिटीज बाजार में बॉन्ड शब्द का प्रयोग ऋण उपकरण के रूप में किया जाता है। हमारी जो सिक्योरिटी मार्केट है वहां पे क्या होता है, जो बॉन्ड शब्द है उसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, ऋण उपकरण के लिए करते हैं, यानी कि लोन डॉक्यूमेंट के लिए हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र तथा संस्था द्वारा निर्गम किया जाता है। जो कौन निर्गम करता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कोई सार्वजनिक क्षेत्र की के द्वारा निर्गम किया जाता है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र कोई भी पब्लिक जो प्लेस होता है, पब्लिक क्षेत्र मतलब पब्लिक कंपनी जो भी है कोई भी, वो क्या कर सकती है, बॉन्ड को जारी कर सकती है। कोई सरकार जारी करेगी या फिर कोई राज्य सरकार जारी करेगी या फिर कोई पब्लिक कंपनी इसको जारी करेगी। तथा डिबेंचर शब्द का प्रयोग निजी निर्गम क्षेत्र के उपकरणों के लिए किया जाता है। और जो हमारे डिबेंचर शब्द है, देखो यहाँ पे दो शब्द हो गए, एक बॉन्ड हो गया और एक डिबेंचर हो गया। बॉन्ड किसके लिए है, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो जो बॉन्ड है वो किसके लिए है, वो है गवर्नमेंट के लिए, और जो डिबेंचर है वो किसके लिए, कंपनी के लिए। यानी कि अगर देखो गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो क्या जारी करेगी, गवर्नमेंट को अगर लोन चाहिए तो जारी करेगी वो बॉन्ड, और अगर कंपनी को लोन चाहिए तो वो जारी करेगी डिबेंचर्स, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और अगर कंपनी को अपने मालिकाना हिस्सा बेचना है तो वो जारी करेगी शेयर्स, ठीक है। इसके बाद है डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, डेरिवेटिव एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसका मूल्य एक या अधिक मूल्य प्रभावित करने वाली वस्तुओं से लिया जाता है, जिसे हम अंडरलाइंग कहते हैं। यानी कि डेरिवेटिव ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी चीज है, वस्तु है जिसका कीमत जो है
वो उस प्रोडक्ट की कीमत नहीं है, जिसके ऊपर वो निर्धारित करता है उसकी कीमत से निकलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडरलाइंग बोलते हैं। इस प्रकार की संपत्ति इक्विटी इंडेक्स, विदेशी विनिमय फॉरेक्स मोल या कोई अन्य संपत्ति हो सकती है। और जो अंडरलाइंग है क्या क्या हो सकती है, कोई इक्विटी हो सकती है, कोई इंडेक्स हो सकता है, कोई विदेशी विनिमय फॉरेक्स करेंसी जो होती है वो हो सकता है, कोई गुड्स हो सकता है, माल हो सकता है, कोई अन्य संपत्ति हो सकती है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है प्रारंभ में लगभग 300 वर्षों तक डेरिवेटिव प्रोडक्ट माल के मूल्य तथा माल से संबंधित चीजों के उतार चढ़ाव के विरुद्ध एक कंट्रोल उपकरण के रूप में सामने आया था। प्रारंभ के लगभग जो था हमारे 300 वर्ष पहले, उसमें क्या हुआ था, 300 वर्षों तक जो डेरिवेटिव था वो कंट्रोल करने के काम आता था, क्या, किसी भी सामान के मूल्य को। वित्तीय डेरिवेटिव 1970 के बाद के दशकों में वित्त बाजारों बढ़ती मांग स्थिरता के कारण सामने आया। फिर भी इसके उद्भव काल 1990 से यह प्रोडक्ट बहुत लोकप्रिय हो। यह डेरिवेटिव प्रोडक्ट में कुल कार्य संपादन के लगभग 2/3 के रूप में आकलित की जाती है। देखो बेटा, डेरिवेटिव के अंदर क्या होता है, डेरिवेटिव के अंदर सबसे पहले एक अंडरलाइंग होती है। जो ये अंडरलाइंग है यही निर्धारित करती है कि डेरिवेटिव का प्राइस क्या होगा। ठीक है, अब जो डेरिवेटिव है उसका हम इस्तेमाल क्यों किया गया, डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया गया ताकि जो वस्तुएं हैं उनके मूल्य के अंदर जो उतार चढ़ाव होता है उसको कंट्रोल किया जा सके। बाकी जो डिटेल के अंदर डेरिवेटिव हम पढ़ेंगे वो आगे वाले वीडियोस में, लेक्चर्स में पढ़ेंगे। मैं बहुत जल्द आपको डेरिवेटिव का एक सेपरेट लेक्चर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा बाद में। अदरवाइज आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे, ताकि आप जब भी वो वीडियो आए तो आप उस वीडियो से वंचित ना रह पाए। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आगे चलते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, क्या होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक सामूहिक इकाई है। क्या है, सामूहिक इकाई। जो सेबी सिक्योरिटीज, भारत का जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी क्या है हमारा, SEBI, सेबी, सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या है हमारा, सेबी। अब जो ये सेबी है ये क्या करता है, सेबी के जो काम है, बेटा सेबी जो है ना वो एक तरीके से रेगुलेटर है। रेगुलेटर क्या होता है, जैसे आपका पंखे का रेगुलेटर होता है, उससे आप क्या करते हो, उससे आप पंखे को स्पीड को, पंखे की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हो, यानी कंट्रोल कर सकते हो। तो सेबी जो है हमारा रेगुलेटर है, वो कंट्रोलर है। किस चीज का कंट्रोल है, वो सिक्योरिटीज मार्केट का कंट्रोलर है। जो भी हम शेयर बाजार के बारे में बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कौन करता है, उस पर लगाम कौन लगाता है, उस पर लगाम लगाता है सेबी। ठीक है, यानी कि जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी अगर अपना म्यूचुअल फंड लाना चाहते हैं उसको पहले सेबी से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो व्यक्ति विशेष या निगम विशेष को धन इकट्ठा करती है और विभिन्न, अब क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, एक कंपनी है जो सेबी से रजिस्टर्ड है, जो किसी व्यक्ति से या फिर किसी कंपनी से पैसा इकट्ठा करती है और विभिन्न वित्तीय उपकरणों में या सिक्योरिटीज जैसे कि इक्विटी शेयर, सरकारी सिक्योरिटीज, बॉन्ड, डिबेंचर इत्यादि में निवेश करती है। एक जगह से पैसा इकट्ठा करेंगे, उसको इकट्ठा करने के बाद अलग अलग जगहों पे निवेश कर देंगे, जिससे क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार म्यूचुअल फंड को निवेश व्यापार में वित्तीय मध्यस्थ के रूप में माना जा सकता है, जो लोगों से फंड इकट्ठा करते था, निवेशकों के लिए इसे निवेश करती है। यानी कि ये क्या है, एक मध्यस्थ है, एक मीडिएटर है, जो क्या करती है, आम जनता से, लोगों से, इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करती है और उसको, जिसको पैसे की जरूरत है, जहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं वहां पर पहुंचाती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। म्यूचुअल फंड निवेशकों को इकाई निर्गम करती है, क्या, इकाई, यूनिट्स उनको देती है। विभाग या सिक्योरिटी जिसमें म्यूचुअल फंड के धन का निवेश किया गया है की प्रशंसा निवेशकों द्वारा निवेश किए गए इकाई के मूल्य पर निर्भर करता है। जो म्यूचुअल फंड में सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, जिसमें धन हमने निवेश किया है, वहां से हमें क्या मिलेगा, इकाइयां मिलेंगी। अब इकाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो उसके अंदर जो हमने निवेश किए हैं, यानी कि जो हमारी म्यूचुअल फंड कंपनी ने जो निवेश किया है उसकी जो वैल्यू उस टाइम पे होगी, उस वैल्यू पे हमारी इकाइयों की वैल्यू निर्भर करेगी। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड कंपनी को 1 लाख रुपए निवेश करने के लिए दिए। अब म्यूचुअल फंड कंपनी ने उस 1 लाख रुपए को निवेश किया और थोड़े टाइम के बाद वो 1 लाख रुपए हो गए 1.5 लाख रुपए। तो आपकी जो इकाई की वैल्यू है,
आपको 1 लाख के बदले क्या मिला होगा, इकाइयां मिली होंगी, यूनिट्स मिली होंगी। तो आपकी जो यूनिट्स की वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो रखी है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि 1.5 लाख के अकॉर्डिंग आपकी अब वैल्यू जो है यूनिट्स की वो इंक्रीज हो गई होगी। ठीक है। म्यूचुअल फंड द्वारा अपने विवरण पत्रिका में निर्धारित निर्देश का उद्देश्य म्यूचुअल फंड योजना में संकलित होता है। वो अपनी विवरण पत्रिका अपने उद्देश्य को लिखती है। निवेश का उद्देश्य सिक्योरिटी के वर्ग को निर्देशित करती है जिसमें म्यूचुअल फंड का निवेश किया जाता है। वो अपने उद्देश्य को सिक्योरिटी के वर्ग में, मतलब कहाँ पे वो इसको निवेश करने वाली है, इक्विटी में करने वाले हैं, डेट में करने वाले हैं, वो उस तरीके से उसको विभाजित करके रखते हैं। म्यूचुअल फंड विभिन्न संपत्ति वर्ग में जैसे इक्विटी, बॉन्ड, डिबेंचर, व्यावसायिक पेपर, सरकार की सिक्योरिटी में निवेश करती है। म्यूचुअल फंड द्वारा उपलब्ध योजना प्रत्येक फंड में परिवर्तित होती है। म्यूचुअल फंड द्वारा उपलब्ध योजना प्रत्येक फंड में परिवर्तित होती है। जो योजनाएं हैं वो हर फंड में चेंज होती रहती हैं। किसी फंड में कुछ स्कीम मिलेगी, किसी फंड में कुछ अलग स्कीम मिलेगी आपको। ठीक है। कुछ शुद्ध इक्विटी योजना होते हैं, कुछ शुद्ध इक्विटी मतलब इसका 100% कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। बाकी इक्विटी और बॉन्ड का मिश्रित रूप होते हैं, और कुछ जिसमें बॉन्ड में भी निवेश किया जाएगा और इक्विटी में निवेश किया जाएगा। निवेशकों को लाभांश पाने का विकल्प दिया जाता है। आपको लाभांश यानी कि जो लाभ मिलेगा उसको आपको रिसीव करना है, उसको दोबारा से निवेश करवाना है, इसका विकल्प दिया जाता है, जिसकी घोषणा म्यूचुअल फंड द्वारा समय समय पर की जाती है, या सिर्फ योजना से संपत्ति वृद्धि में भाग लेने का विकल्प दिया जाता है। या तो लाभांश ले लो या फिर संपत्ति वृद्धि, यानी कि आपने जो लाभांश नहीं लिया उस लाभांश को दोबारा से निवेश करवा दिया और उसकी वृद्धि हो रही है और ज्यादा पैसा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उस पर लगेगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। म्यूचुअल फंड का एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आप म्यूचुअल फंड की वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इंडेक्स क्या होता है। जो ये इंडेक्स है, इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, एक हमारी दूसरी वीडियो है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, जिसके अंदर इंडेक्स के बारे में जानकारी दी गई है। इंडेक्स बताता है कि बाजार की प्रवृत्ति की सूचना देने के लिए किसी शेयर मूल्य की गिरावट विभाग किस प्रकार आगे बढ़ता है। मतलब देखो इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स होता है बास्केट ऑफ शेयर्स, बास्केट ऑफ शेयर्स। क्या होता है इंडेक्स? बास्केट ऑफ शेयर्स। इसमें बहुत सारे शेयर्स होते हैं। ठीक है, अब वो शेयर्स क्या करते हैं, जो हमारी सिक्योरिटी मार्केट है बेटा, वहां पे लगभग ये लगा लो 5000 कंपनियां क्या हैं, लिस्टेड हैं, जिसके शेयर्स रोज ट्रेड होते हैं, जिसके शेयर्स रोज खरीदे और बेचे जाते हैं। तो उन 5000 कंपनियों के बारे में, सभी के बारे में जानकारी रखना बहुत मुश्किल है कि कौन सी कंपनी का शेयर गिर रहा है, कौन सी कंपनी का बढ़ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने ओवरऑल बाजार की स्थिति जानने के लिए कि बाजार में भाव क्या चल रहा है, बाजार में मंदी है या तेजी है, इसके बारे में जानने के लिए उन 5000 कंपनीज को पहले विभाजित किया। कैसे विभाजित किया? उन कंपनीज को हमने उनके काम के हिसाब से विभाजित किया कि एक जैसा काम करने वाली कंपनी का हमने एक ग्रुप बनाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं या फिर सेक्टर बोलते हैं। जैसे हमारी गाड़ी बनाने वाली कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे मारुति है, होंडा है, टाटा है, उन सब का एक समूह बनाया। उस समूह को हमने क्या बोला, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, ऐसे ही हमारे पेट्रोल निकालने वाली कंपनियां, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, रिलायंस पेट्रोल, भारत पेट्रोलियम, ये सब जो हैं, इनका हमने एक समूह बनाया, उसको हमने क्या बोला, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, तो ऐसी अलग अलग इंडस्ट्रीज हमने बनाई। अब उन इंडस्ट्रीज से बनाने से क्या हुआ, ये 5000 जो कंपनियां थी, इनके बदले हमें कुछ 15 या 20 इंडस्ट्रीज दिखाई देने लग गई। ठीक है, अभी भी हम पूरी मार्केट का हाल नहीं बता पा रहे थे। तो हमने क्या किया, उन इंडस्ट्रीज में से जो कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो पूरी मार्केट के बारे में अच्छे से बता पाते हैं, तो हमने उन इंडस्ट्रीज में से एक एक दो शेयर्स को इकट्ठा करके हमने क्या बनाया, एक बास्केट बनाई। उस बास्केट को हमने क्या बोला, इंडेक्स बोला। यानी कि अब उस इंडेक्स के अंदर जो शेयर्स हैं वो हमें बताएंगे कि हमारी जो मार्केट है पूरी, वो किस तरीके से काम कर रही है, वो प्लस में है, वो पॉजिटिव में है, या फिर वो माइनस में है, वो नेगेटिव में है, वो लॉस में है। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारा इंडेक्स होता है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरी इंडेक्स से संबंधित वीडियो देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे अवेलेबल है। ये सिक्योरिटीज की बास्केट
है तथा सिक्योरिटीज की बास्केट, ये क्या है, सिक्योरिटीज की बास्केट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बास्केट ऑफ शेयर्स, शेयर्स की जगह आप सिक्योरिटीज वर्ड भी यूज कर सकते हो। बास्केट की औसत मूल्य गतिविधि इंडेक्स की गति को बताता है, वह ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर जा रहा है। इतना ही मैंने आपको बताया है। इसके बाद है न्यासी, डिपोजिटरी क्या है। न्यासी यानी कि डिपोजिटरी एक बैंक की तरह है जहां सिक्योरिटीज जैसे शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज का इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा होती है। जैसे बैंक में आप अपना पैसा जमा कराते हो, उसी तरीके से अगर आपको अपनी सिक्योरिटीज जमा करानी है तो आपको न्यासी यानी कि डिपोजिटरी के पास अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद ये लास्ट जो पॉइंट है ये है हमारा डीमेटेरियलाइजेशन। डीमेटेरियलाइजेशन होता है बेटा, देखो पहले क्या होता था, पहले के जमाने में जब हम शेयर्स की बात कर रहे हैं, हमने इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ा, तो आज से बहुत साल पहले यानी कि 20-25 साल पहले क्या होता था, शेयर्स फिजिकल रूप में मिलते थे। कैसे मिलते थे, भौतिक रूप में, प्रमाण पत्र के रूप में, सर्टिफिकेट के रूप में मिलते थे। अब उस सर्टिफिकेट के ऊपर क्या लिखा होता था, किसके नाम पे है वो शेयर्स इशू हुआ है, कितने शेयर्स हैं उसके अंदर, कौन सी तारीख को इशू हुआ है, सब चीजें उसके अंदर लिखी होती थी। उससे काफी सारी परेशानी आती थी कि सर्टिफिकेट फट जाए, चोरी हो जाए, कोई ले जाए, कोई नकली बना ले। तो उस चीज को दूर करने के लिए हमने क्या किया, उन सर्टिफिकेट्स को, भौतिक प्रमाण पत्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप में समान सिक्योरिटी संख्या में बदल दिया। तो यानी कि हमने क्या किया, फिजिकल शेयर्स को नष्ट करके हमने उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेंज कर दिया। तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीमेटेरियलाइजेशन बोलते हैं। डीमेटेरियलाइजेशन एक विधि है जिसके द्वारा किसी निवेशक के भौतिक प्रमाण पत्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप में समान सिक्योरिटी संख्या में बदल जाता है तथा निवेशक के खाते में उसके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट प्रतिभागी के साथ जमा कर दिया जाता है। मतलब आपके पास मान लीजिए रिलायंस कंपनी का 100 शेयर्स थे, ठीक है, एक सर्टिफिकेट था, उस पर लिखा था आपके पास कितने हैं, 100 रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं। तो अब अगर आपको उस सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक रूप में कन्वर्ट कराना है तो क्या किया जाएगा, सर्टिफिकेट तो एक ही है, तो थोड़ी हो कि आपके अकाउंट में एक शेयर आएगा, नहीं, उसके ऊपर जितने शेयर्स की संख्या लिखी होती है उसी उतने ही शेयर्स आपके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक रूप में नजर आने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे आज खत्म हो गया। आई होप आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी अच्छे से, कि हम इन्वेस्टमेंट कब करें, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, ये वाले जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको नोट्स लिंक में एक वेबसाइट का लिंक, डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक मेंशन है, आप वहां से नोट्स को जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। सारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चाहे वो इंडेक्स का हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड का हो। और भी वीडियोस बहुत जल्द आपके लिए आपके अपने चैनल FMM गुरु पर आने वाले हैं। तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग FMM गुरु।